के मेरे सहयोगी चित्रा टीम, पहाड़ की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम रिश्वनापुर स्थित नागेश्वरी पंचकर्म सेंटर में हैं, जहाँ पे हम आज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो देहरादून के जाने माने आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, पंचकर्म सेंटर चलाते हैं और उनके पास जो है पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्र तक पेशेंट यहाँ पे आते हैं और एक सेटिस्फाइड होकर जाते हैं। और सबका कहना है कि सुशील मुंडेती जी है जो है लेबर डॉक्टर है और यहाँ की यही कारण है कि यहाँ पे पेशेंटों का तांता लगा रहता है और दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, पहाड़ से टीवी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, यहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं और उपचार करवाते हैं। और अब आपको सीधे निकलते हैं यहाँ पे डॉक्टर सुशील मुंडेती बताएंगे कि आज हमारी जो समस्या है कि आज बीमारियाँ फैलती जा रही हैं, पंचकर्म में क्या फैसिलिटी है कि पंचकर्म के माध्यम से जो है लोगों के रोग खत्म होते हैं, छाड़ भी जीतता है, पूरी जानकारी उनसे हम लेंगे। और अब फिर चलते हैं आपको सुशील मुंडेती जी से और उनसे आपको रूबरू कराएंगे और आपके जो सवाल हैं उनके जवाब देंगे और किस तरीके से आपकी सोच है। आप ये जो है यहाँ पे आजकल सीजनली बुखार कर रहा है, ये आयुर्वेदिक में सीजनली बुखार में कौन सी दवाई है जो भी हमारे डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, पहले मैं आपसे यही पूछूंगा कि आजकल सर सीजनली बुखार चल रहा है जिसमें कि पूरा उत्तराखंड क्या है, मुझे लगता है कि हर स्टेट में जो है ये सीजनली बुखार चल रहा है, तो सर इसमें आयुर्वेदिक के पास कोई ऐसी दवाई है कि आजकल लोग आयुर्वेदिक को कम महत्व देते हैं, अंग्रेजी मेडिसिन को ज़्यादा महत्व देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदिक से कुछ नहीं होता, बहुत लॉन्ग टर्म से इसका इलाज होता है, तो कोई आयुर्वेदिक के बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, पहले जो आपका पहला प्रश्न है मैं उसका जवाब दे दूँ। आजकल जो आप अगर वायरल फीवर की या वायरल जो सर्दी जुकाम चल रहा है उसकी अगर बात कर रहे हैं तो ये फैलने वाला रोग है, वायरस फैल जाता है एक दूसरे से, तो इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव है। वैसे भी वायरस जो है सेल्फ लिमिटेड होता है और उसके तुरंत ट्रीटमेंट के लिए, सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है जैसे त्रिभुवन की, ये नींबू चूर्ण जो है वो काफ़ी इफेक्टिव है, तो आप उसको सेवन कराएं बजाय कि अंग्रेजी दवा खिलाने के। या कुछ एक अगर फीवर है साथ में तो फेफाट्रोल गोली आती है, 2 गोली सुबह शाम अगर एडेड डोज है। बच्चा है 10 साल से 5 साल के बीच में तो आप उसको 1 गोली सुबह शाम दे दीजिए। और अगर नाक बह रही है, खांसी ज़्यादा है तो त्रिभुवन कीर्ति रस 1 गोली 3 टाइम दे सकते हैं उसको। और साथ में घर पे ही उसको भाप के, मतलब सिंपल भाप, कोई उसमें दवा डालने की जरूरत नहीं है, उसमें सिंपल भाप है, गरारे करें, वो अगर गले में खराश है गरारे करें, इसी से ठीक हो जाता है बस। डॉक्टर साहब, मैं परसों BC से मिला था, उत्तराखंड आयुर्वेदिक कॉलेज के BC से, तो जोशी जी से मिला था, तो हर एक उत्तराखंड की जितनी वर्ग आज सोचने पर दिवस है कि हमारा आयुर्वेदिक का पतन क्यों हुआ है, आज जनता को हम अपना विश्वास क्यों नहीं जुटा पाए। मैं तो कह रहा हूँ सर ये सबसे अच्छा टाइम है जिस समय पतन तो नहीं, इस समय बड़ा अच्छा उत्थान है, बड़ा अच्छे आप अगर मैं कहूँ इस समय तो बड़ा प्रोग्रेसिव है। इस समय तो इतने अच्छे ढंग से मेडिसिन, इफेक्टिव मेडिसिन बाजार में आ गई है, तो पतन तो बिल्कुल नहीं है। पतन तो मैं मान ही नहीं सकता कि पतन है। विश्वास कैसे नहीं आ पा रहा है लोगों को? बहुत विश्वास है सर, बहुत विश्वास है लोगों को। पहले से जब से मैं प्रैक्टिस में बैठा हूँ और अब तक मैं देख रहा हूँ कि लोगों का फेल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तभी तो हम इतने प्रोग्रेस में हैं। अगर प्रोग्रेस हम समाज की होगी तो हमारी भी होगी, तो हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हैं। तो अगर आयुर्वेदिक का उत्थान नहीं होता तो प्रोग्रेस नहीं होती, तो लोगों की आस्थाएं भी नहीं बढ़ती और हम लोग एक सीमित अवस्था में आ जाते। तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि उत्थान तो हुआ है निश्चित रूप से। उसका कारण मेरे हिसाब से तो उसका कारण ये है कि आयुर्वेदिक जो हमारा वो है कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, उनके अंडर में 19 विद्यालय उत्तराखंड में चल रहे हैं। 19 विद्यालय उत्तराखंड में चल रहे हैं जो वहाँ से एप्लीकेट है, तो मुझे लगता है कि छात्र संख्या भी हज़ारों में पहुँच गई हुई। तो एक दिन ऐसा आएगा कि उत्तराखंड में यही आप ही लोग जो आयुर्वेदिक के विशेषज्ञ हैं वही सेवा देंगे, तो गारंटी कैसे देंगे कि ये हम विश्वसनीय हैं? गारंटी तो देखिए, शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षा कैसे मिल रही है जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या जो 19 कॉलेज जिनकी आप बात कर रहे हैं, क्या उनमें एक जो है उस पर महत्व तभी बढ़ेगा जब हम शिक्षा अच्छी दें। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पे शिक्षक कैसे हैं और शिक्षा कैसे शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे रूटीनली
प्रेजेंट हैं, शिक्षक उनको रूटीनली अपने शिक्षा दे पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिकल एक्सपोजर कितना है बिल्कुल उनका। बिल्कुल, ये आप सबसे बड़ा शिक्षा है। दे रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर अगर बच्चों को तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मतलब जो मरीज जो है अगर हैं हॉस्पिटल में, तभी आप प्रैक्टिकल शिक्षा देख सकते हैं। व्यावहारिक शिक्षा तभी मिलेगी, किताबी शिक्षा तो ले ही रहे हैं बच्चे, तो उसका बड़ा इम्पोर्टेंस है कि वहाँ पे कैसा ये क्या सब। डॉक्टर साहब ये बताइए, तुम आप तो जो है डॉक्टर खानदान से ही बिलोंग करते हैं आप तो, आपके पिताजी की जो शैली थी आयुर्वेदिक की प्रति, अपने पेशेंटों के प्रति, आज के और उस युग का आज के युग में क्या अंतर है? पहले के समय पे जो जांच वगैरह होती थी वो कम करवाते थे लोग, और जो क्लिनिकल अप्रोच अगर मैं मानूंगा तो उनकी बेहतर रहती थी। आजकल के समय पे लोगों की मानसिकता भी है कि हम जांच जरूर करवाएंगे, तो जांच जो जरूर करवाएंगे तो यहाँ पे मानसिकता बदली है लोगों की, और लोगों की मानसिकता के अनुसार डॉक्टर की मानसिकता भी, भाई ये बगैर जांच के मानेंगे नहीं। तो फर्क ये आ गया कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है। आजकल के टाइम पे इन्वेस्टिगेटरी टूल्स बढ़ गए हैं, और टूल्स बढ़े हैं तो उसकी सुविधा लेने के लिए लोग भी जा रहे हैं और डॉक्टर भी लिख दे रहे हैं। तो बेसिक फर्क ये है, बाकी तो ट्रीटमेंट का तरीका वही है। तो ये पंचकर्म है, पंचकर्म जो शैली है वो आयुर्वेदिक को आयुर्वेद कहाँ पे फिट बैठती है? पंचकर्म आप यहाँ पे पंचकर्म चलाते हैं, तो हम पंचकर्म क्या होता है? देखिए वैसे पंचकर्म का जैसे नाम से पता चल 5 कर्म। हाँ। और वो सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ तो वमन, विरेचन, नस्य, रक्तभूषण और बस्ती, ये 5 कर्म है। और इसमें ये बेसिकली नाम दिया हुआ पंचकर्म, पर इसी 5 कर्म में कई कर्मों का पूर्व कर्म में कई तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। जो मोटे तौर पर अगर हम समझे तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसको कहते हैं वातिक डिसऑर्डर, गठिया, वायु, जोड़ों के दर्द, त्वचा के रोग, पेट के रोग, तो ये अधिकतर ट्रीटेबल हैं संशोधन से। अरे क्षार विधि क्या है सर? क्षार विधि काफ़ी सुनने में आता है कि क्षार विधि भी कोई आयुर्वेद का एक विश्वसनीय पार्ट है। जी, क्षार सूत्र या क्षार विधि जिसे आप कह रहे हैं, ये एक प्रकार की आयुर्वेदिक सर्जरी है जो बड़ी इफेक्टिव है बेसिकली फिस्टुला के लिए। वैसे इसमें ट्रीटेबल है भगंदर भी, और भगंदर के साथ साथ बवासीर भी, जो बेसिकली जो इफेक्टिवनेस है इसकी, और जिसके कारण से इसको इतना ही ज़्यादा लोगों में प्रचार हो रहा है इसकी जो रेकरेंस है वो बहुत कम है इस ट्रीटमेंट के बाद, खासकर फिस्टुला के केस में। तो फिस्टुला ये भगंदर में बहुत ही उपयोगी तरीका है क्षार सूत्र, जो बड़ी तेजी से प्रचलित हो रहा है। प्रचारित हो रहा है। तो डॉक्टर साहब जब आप यहाँ पे आए थे, आपने BMS किया होगा, आपने फिर जब आप BMS करके आए थे तो आपकी क्या सोच थी कि भाई मैं BMS मैंने कर दिया है, तो आप अपने पापा की तरह पहाड़ में आपने सेवाएं क्यों दी? आपने देहरादून को केंद्र बिंदु क्यों बनाया, जबकि यहाँ दुनिया भर के डॉक्टर हैं, जबकि आपके पापा तो जन सेवा रहे हैं? बिल्कुल। मैं असल में BMS करने के बाद MD करी मैंने BHU से। अच्छा। और BHU से MD करने के बाद चला गया था मैं साउथ में केरल, और केरल में जो मैं पंचकर्म सीख के आया तो मुझे समझ आया कि जो उसकी जो पंचकर्म की विधा है ये उन्हीं लोगों के लिए कारगर है जो इस थेरेपी को अप्रोचेबल बना सके। उसके लिए सहूलियत भी होनी चाहिए, थोड़ा खर्चा भी होना चाहिए। हालांकि मेरी कोशिश ये रहती है जो दूर दराज के लोग हैं उनको मैं ये बताऊं कि इस थेरेपी के इसके लिए जरूरी नहीं कि हर बारी आप थेरेपी या उसी के लिए आए हैं, क्योंकि खर्चे लाए। तो उस खर्चे को बचाने के लिए हम कुछ तरीके बता देते हैं उनको कि आप घर में ये करके देखें और फिर हमारे पास आएँ, क्योंकि हर कोई इसके लिए उस कैपेसिटी उस कैपेबिलिटी में नहीं है कितना खर्चा कर सके। यार डॉक्टर साहब मेरे को एक पेशेंट मिला था, डॉक्टर लोगों की राय होती है कि आप जाते हैं डॉक्टर से मिलते हैं तो करें यही पूछे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, एक महिला में कोई मिली थी, उनके पैरों में गुठलियाँ बन जाती हैं, पैरों की जो ये पेट के मांस होती है उसमें गुल्टी हो जाती है, ये कौन सी बीमारी, इसके क्या लक्षण कहेंगे? अक्सर महिलाओं में हो जाता है, जब महिला जो 45-50 साल की हो जाती है तो उनके पैरों में गुठलियाँ टाइप की हो जाती है। गुठलियाँ अगर आप महिलाओं की बात करें तो हाँ महिलाओं की, अधिकतर महिलाओं को एक बीमारी सबसे कॉमन है, अगर उनकी बात करें 45-50 साल के बाद उनको डिजेनरेटिव डिजीज होती है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, आयुर्वेदिक में उसको संधिवात कहते हैं।
तो संधिवात होने से उनके घुटने में दिक्कतें होने लग पड़ती हैं, अकड़ाहट आने लग पड़ती है, दर्द होने लग पड़ता है। तो साथ में कभी कभी उनको महसूस होता है कि पिछली जगह पर उनकी गुठली बन गई है। तो ये एक सबसे कॉमन गड़बड़ी है महिलाओं के साथ, खासकर ऑस्टियोपोरोसिस या मतलब खासकर मीनोपॉज के बाद जब महीना बंद हो जाता है, तो महीना बंद होने के कारण हार्मोन की कमी के कारण से कुछ डिजनरेटिव चेंजेस भी आने लग पड़ते हैं। तो वो सबसे कॉमन है उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो सबसे उसमें दवाइयाँ वगैरह जो है वो दी जाए। सर फिजियोथेरेपी क्या है? जो फिजियोथेरेपी होती है इससे बॉडी को कुछ समय के लिए रिलीफ मिलता है, दर्द या लॉन्ग पीरियड का कुछ होता है? फिजियोथेरेपी में क्या है सिस्टम है? फिजियोथेरेपी अगर हम समझे आजकल की जो वर्तमान साधारण शब्दों में बताइए, फिजियोथेरेपी का समझना है तो मैं उसमें फिजियोथेरेपी में जो सिखाई के तरीके हैं वो मॉडर्न टूल्स हैं, मशीन्स हैं। अगर इसको सीधे अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो बेसिकली पंचकर्म का पार्ट, पंचकर्म का मॉडर्न पार्ट है, आजकल का मॉडिफिकेशन पार्ट है। वो पंचकर्म पुराने टाइम के महर्षि लोगों ने निकाला था, उसी पर जो स्वेदन है आयुर्वेदिक तरीके का जो स्वेदन है एक संपूर्ण स्वेदन है। उनका जो मशीनों के द्वारा दिया जाता है उसको अलग स्वेदन है। तो इसकी महत्ता पंचकर्म की इसीलिए आजकल के टाइम पे ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि ये काफ़ी अच्छे ढंग से इस जगह को भर पा रहे हैं। ये डॉक्टर साहब जाते जाते यार मैं कई दिनों से सोच रहा था कि अपने नागेश्वरी इतना प्यारा नाम रखा हुआ है, तो नागेश्वरी के बारे में कुछ बताएंगे आपकी? नागेश्वरी मेरे दादाजी का नाम श्री नागेंद्र दत्त। अच्छा, नागेंद्र। तो उसका आगे का नाम ले लिया नागे। अच्छा। और दादी जी का नाम सरस्वती, उसका सरस्वती ले लिया। तो मैंने हमारे वो सभी का है, मेरे पिताजी ने अपने पिताजी का नाम नागे ले लिया और उनकी जो माँ थी उनका नागेश्वरी बन गया। वो परंपरा भी सभी भाइयों में, उनके बच्चों में अभी भी चली आ रही है। अच्छा, ये नागेश्वरी। ये तो आपने एक ऐसा उदाहरण दिया कि जिसको कोई इंसान भूलना भी नहीं चाहिए, है ना? जी। भूलना भी नहीं चाहिए। ये सारी जगह फैला हुआ है। जो परिवार हमारे मुंबई में है, बाहर भी बसे हैं, जैसे मेरे कजन है बाहर, वो ऑस्ट्रेलिया में बस गया है, कोई बाहर जितने भी बसे वो भी इसी नाम से चलते हैं, इसी नाम से चले। तो डॉक्टर साहब क्या है आगे की आपकी जो पीढ़ी है वो भी क्या है, डॉक्टर के सामने जाएगी क्या? मेरा बेटा तो खैर MBA कर रहा है। अच्छा। वो इंजीनियरिंग के बाद उसका दिलचस्पी थी, वो इंजीनियरिंग के बाद MBA करे, तो एक जगह नारसिंह वहाँ से कर रहा है। उसने तो अपनी जगह बदल दी है। हाँ, मेरी बेटी संभवतः इसी फील्ड में है। चलो, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी यहाँ पे अच्छे सुझाव रखे, कुछ ऐसे ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं कि जो हम सबको सुननी चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए। उन्होंने पंचकर्म के बारे में बताया, क्षार विधि के बारे में बताया, महलों में जो गुटियाँ हो जाती है उसके बारे में बताया कि ये 45-50 साल के बाद इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, 45-50 साल के बाद ये होती रहता है। तो आशा करते हैं कि हमारे जो है नागेश्वरी जो दो महापुरुष, एक महिला एक पुरुष, महापुरुष चाहिए हम, क्योंकि हमारे दादा जी है, वो दादी हैं, तो उनके नाम से जो इस नागेश्वरी की स्थापना हुई है। और नागेश्वरी आगे बढ़े, इन्हीं शब्दों के साथ मैं चैनल का काफ़ी गुजारिश हूँ। नमस्कार।